इशू किया गया, जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दिया कि हो सकता है उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से NIS DLED को परेशान करने के लिए जो है इस तरह का नोटिस इशू किया है कि एक बार फिर से वह जानना चाहती है कि राज्य में कितने सारे अभ्यर्थियों के ने जो है NIS के थ्रू DLED किया, उनका जो सैलरी दिया जाता था वो कैश था या बैंक के थ्रू था, वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो अभी भी उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो ये सारी बातों को जानकारी दिया था, जो मुझे लगा कि शायद एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार NIS के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है दूध का जला हुआ आदमी छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। शुरुआत से ही उत्तराखंड और आपका वेस्ट बंगाल का सरकार NIS DLED को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में लेना नहीं चाह रही, लेकिन इसी बीच में मेरे कुछ व्यूवर के द्वारा बताया गया कि कुछ बड़े यूट्यूबर, हालांकि वो भी NIS के पक्ष में ही हमेशा से वीडियो बनाते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो नोटिस इशू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा वो NIS के फेवर में है, और राज्य में यानी उत्तराखंड में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने NIS के थ्रू DLED किया उसका जानकारी वो लेना चाह रही है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि क्या राज्य सरकार के पास वाकई में डेटा नहीं है कि उनके राज्य में कितने अभ्यर्थियों के द्वारा जो है DLED किया गया है NIS के द्वारा, क्योंकि मैंने जब इस बात को रिसर्च किया तो मैंने पाया 9/10/2017 को सभी स्टेट ने बता दिया था कि उनके राज्य में कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने कैंडिडेट के द्वारा एडमिशन फ़ीस दिया गया और कितना कैंडिडेट का एडमिशन कंफर्म हुआ है। यहाँ 3 नंबर एडमिशन कंफर्म मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो में बताया था कि 30 अक्टूबर 2017 से पहले सभी राज्य सरकार को जो है इस बात का जानकारी देना है कि जो NIS के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है DLED करने के लिए सभी जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं है, इसका जानकारी देते हुए जो लोग जेन्युइन कैंडिडेट है सिर्फ उनको ही जो है वेरीफाई करते हुए DLED कोर्स कराना है। तो सभी राज्य ने ये किया था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अंडमान एंड निकोबार का, फिर उत्तराखंड का भी डेटा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया 141 कैंडिडेट के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन किया गया था कि वो लोग NIS के थ्रू DLED करना चाहते हैं, जिसमें से 119 कैंडिडेट ने एडमिशन फ़ीस पेमेंट किया। उसके बाद ने राज्य सरकार ने वेरीफाई करने के बाद 85 कैंडिडेट का जो है एडमिशन को कंफर्म किया था कि हाँ ये जेन्युइन कैंडिडेट है। इसी तरीक़ा से सभी राज्य ने, सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर राज्य का बात नहीं कर रहा, भारत में उस समय जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी थे सभी ने ये प्रक्रिया अपनाई थी। वहीं मैं बात करूँ उत्तराखंड यहाँ 26 नंबर पे है, जिसमें 44,695 कैंडिडेट के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था, 37,221 कैंडिडेट के द्वारा फ़ीस पेमेंट किया गया था और एडमिशन कंफर्म हुआ था 34,199 कैंडिडेट का। तो ये डेटा तो पहले से ही राज्य सरकार के पास है और कई सारे ऑफिशियल वेबसाइट में भी। जब मेरे जैसा व्यक्ति इस डेटा को निकाल सकता है तो आखिर राज्य सरकार को क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक बार फिर से स्टेट में कितने NIS DLED के कैंडिडेट है इसका काउंटिंग किया जाए, उसके लिए एक अलग से नोटिस निकाला गया। इसलिए मैंने उस नोटिस को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये एक बार फिर से NIS के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। अगर NIS के पक्ष में ही वो नोटिस रहता तो फिर मुझे पर्सनल तौर पर ऐसा लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो NIS के पक्ष में ही वो नोटिस हो, लेकिन फिर से वो डेटा कलेक्ट करना ये मुझे समझ में नहीं आ रही। यानी फिर से वेरीफाई करना, और उस नोटिस का लास्ट का अगर आप लोगों ने 3 लाइन पढ़ा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। वो नोटिस मुझे यहाँ लगा देना चाहिए था, लेकिन मैं जो वो नोटिस है अगर आप सभी के पास होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है। उस नोटिस का लास्ट लाइन में एक बार आप लोगों को पढ़ के बताना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है लास्ट का जो 2 लाइन है, उक्त सूचना वास्तविक एवं प्रमाणित हो, यह पूर्णतः सुनिश्चित कर लिया जाए भविष्य में उक्त सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी होंगे। तो क्या इस समय जो डेटा मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, इस डेटा पे राज्य सरकार को भरोसा नहीं है, जिसका वजह से इस तरह का नोटिस उत्तराखंड सरकार के द्वारा इशू किया गया है। तो मेरा यहाँ पर डाउट करने का रीज़न यही है, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल सरकार शुरू से NIS DLED को भर्ती प्रक्रिया में नहीं लेने दे रही। ये डेटा
उम्मीद करता हूँ सभी राज्य सरकार के पास है तो उत्तराखंड सरकार के पास भी है। इसमें तो एग्जैक्ट फिगर एकदम लिखा गया कि 34,199 लोगों का एडमिशन कंफर्म हुआ था उस समय। फिर उसके बावजूद फिर से डेटा कलेक्ट करना ये मेरे समझ से परे है। लेकिन अगर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है NIS के बेहतरी के लिए है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगा। मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि ये NIS के फेवर में ही ये बात जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी। वहीं दूसरी तरफ 3 तारीख को NIS DELED का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठने वाला है। उसको लेकर तैयारी सभी पक्षों की तरफ से, पर्टिकुलर मैं एक लीडर का बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के द्वारा अच्छी तरीके से की जा रही। इसी बीच में दीपक सर के द्वारा आज मनदीप कालेरा सर से एक मीटिंग था, फेस टू फेस वो मीटिंग हुआ है, जिसमें खास करके BPSC TRE 3.0 में किस तरह से NIS DELED अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाया जाए, यानी उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, इसको लेकर जो है मीटिंग हुआ। सिर्फ खास करके मैं बता रहा हूँ BPSC TRE 3.0, लेकिन चर्चा ओवरऑल NIS DELED को लेकर हुआ है मनदीप कालेरा सर से। तो जाहिर सा बात है उसका इम्पैक्ट जो है BPSC TRE 2.0 में भी देखने को मिलेगा। तो तैयारी सभी की तरफ से चल रही है। इसी बीच में कुछ अभ्यर्थियों को ये कहना है कि आखिर ये एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट होता क्या है। तो एक छोटा सा जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है वो एक्चुअल में जो खड़ा होकर जो बहस होता है उसके बेस में नहीं होता। वो सिर्फ 5% में मान सकता हूँ जो जजमेंट दिया जाता है, खड़ा होकर जो हम लोग हेयरिंग देते हैं वो सिर्फ 5% ही उसका जो है कंसीडर किया जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जो पूरा का पूरा जजमेंट है वो कहीं ना कहीं एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट के रूप में जो होता है उसको बेस करके जजमेंट दिया जाता है। अब एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट क्या, मान लीजिए मुझे अपने पक्ष में कोई बात सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है, तो मैंने वो एक एफिडेविट बनाया कि हाँ NIS DELED इस पॉइंट की वजह से वैलिड है। अब जो हमारे अगेंस्ट में जो रहेंगे वो क्या करेंगे, जिस पॉइंट को लेके मैंने ये बताया कि ये पॉइंट की वजह से NIS DELED वैलिड है, उसी पॉइंट किस तरह से NIS DELED को वैलिड नहीं करता उसके अगेंस्ट में एक सबमिशन जो है अगेंस्ट वाला एडवोकेट देगा, जिसको काउंटर एफिडेविट बोलते हैं। तो जो आप लोग बार बार बोलते हैं कि आज ये फिर से एक नया IA लगा, फिर से एक नया IA लगाएंगे, एक्चुअल में वो सभी IA नहीं रहता है, कोई कोई उसमें IA भी रहती है। जैसे ये कुणाल चटर्जी ने 24 तारीख को कोई काउंटर एफिडेविट किया है, मतलब ये वेस्ट बंगाल का केस है, इसलिए मैं वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल की टीम की तरफ से कोई एफिडेविट जमा किया जिसमें प्रूफ किया गया कि हाँ NIS DELED जो है देखिए इस पॉइंट की वजह से वैलिड है। अब उस पॉइंट को किस तरह से काटा जाए उसको लेकर जो है अगेंस्ट का जो एडवोकेट है वो उसको उस बारे में तथ्य जो है सुप्रीम कोर्ट में देता है, और पूरा का पूरा जो जजमेंट आता है ये एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट को बेस करके ही आता है। क्योंकि जज साहब जब इस केस को सुनने के लिए बैठते तो उसका पहले का सारा वो डॉक्यूमेंट को सही तरीक़ा से रीड कर लेते हैं, और क्या जजमेंट देना है कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन भी अपने मन में बना लेते हैं। जो हेयरिंग हम लोग देखते हैं वो मात्र 5 से 10% उसका वेटेज रहता है पूरे के पूरे जजमेंट में, बाकी पूरा का पूरा जो जजमेंट एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट के ऊपर ही बेस करके दिया जाता है। इसीलिए समय समय पे जैसे ये 24 तारीख को जो है काउंटर एफिडेविट कुणाल चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के एडवोकेट है उनके द्वारा जमा किया गया है। फिर 18 तारीख को जो है काउंटर एफिडेविट अभिनव के, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट बंगाल NIS DELED का टीम जो है एफिडेविट कर रही है तो उसका काउंटर में जो है वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड काउंटर एफिडेविट करे। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, कौशिक वेस्ट बंगाल की टीम ने जो है एक एफिडेविट जमा किया कि हाँ देखिए ये पॉइंट हमारे पक्ष में है। उसका अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने काउंटर एफिडेविट जमा किया कि देखिए ये पॉइंट जो ये लोग बता रहे इसमें ये एक खामी है। अब उस खामी को किस तरह से दूर किया जाए उसके लिए फिर से एक क्या किया जाता है, काउंटर एफिडेविट NIS के एडवोकेट के द्वारा जमा किया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया इसी तरीक़ा से चलती है। अल्टीमेट जिसका डॉक्यूमेंट सही तरीक़ा से वैलिड पाया जाता है उसी को बैकग्राउंड मानते हुए जजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया किसी भी केस का जजमेंट देने का। तो यानी जिस दिन हेयरिंग होता है उसका पहले काफ़ी ज़्यादा तैयारी जो है टीम के तरफ से किया जाता है। एक दिन का हेयरिंग के लिए महीनों भर का तैयारी करना पड़ता है। ये सारी बात बताने का मतलब ये है कि टीम जो है कोई भी टीम हो, अभी तक NIS DELED को मैक्सिमम अच्छे लीडर मिले, मैं सभी को अच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन मैक्सिमम
अच्छे लीडर मिले जिसका वजह से ये डिग्री 1 साल के भीतर भीतर फिर से वैलिड हुआ है। तो आने वाले 3 तारीख को भी परेशान ना होइए, जो भी होगा अच्छे ही होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और बेहतर से बेहतरीन की तरफ NIS DLED का ये जजमेंट देखने को मिलेगा 3 तारीख को हमें, अगर हेयरिंग होता है जस्टिस गवाई सर के बेंच में। इसी बीच में कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।